हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करता है मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर से के। कल मैंने वर्ष 2021 के जितने भी एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। कल हम देखे थे 2021 वाले क्वेश्चन, आज हम देखेंगे 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए थे प्री में, एमपीपीएससी प्री में यूनिट 9 के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2020 में आए हुए क्वेश्चन है यूनिट 9 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसरो ने किया था। उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आंसर बी, व्योम मित्र नामक रोबोट को इसरो द्वारा बनाया गया अर्धमानवीय रोबोट है, जिसे गगनयान मिशन हेतु तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? जिसे गगनयान मिशन हेतु तैयार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 में आए हुए क्वेश्चन है कंप्यूटर के। क्वेश्चन सेकेंड है, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब किस किस क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन लेन देन, सहभागिता, परिवर्तन और सूचना। बी ऑप्शन है सूचना, परिवर्तन, सहभागिता और लेन देन। सी ऑप्शन लेन देन, सूचना, सहभागिता और परिवर्तन। डी ऑप्शन है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। चलिए देखते हैं उसका डिटेल्स। डी में गार्टनर के ओपन समूह सरकारी परिपक्वता मॉडल को अनुसार ई गवर्नेंस में 4 स्तर को परिभाषित किया गया है। कितने स्तर में? 4 स्तर में परिभाषित किया गया है। जैसे आपने देखा है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 में पूछे गए क्वेश्चन यूनिट 9 के एमपीपीएससी प्री में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। फिर आएगा, फिर उसी का डिटेल्स लिखा हुआ है कि मतलब वेब उपस्थिति को क्या कहा जाता है। वेब उपस्थिति को इस स्तर में नागरिकता की आधारभूत सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नागरिकों की आधारभूत सूचनाओं का उपयोग किया जाता है वेब उपस्थिति में। फिर आगे है सहभागिता क्या होता है। तो सहभागिता में डिटेल्स है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या स्किप करके आगे स्पीड बढ़ा के आगे आप देख सकते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। सहभागिता क्या है? इस स्तर में अटैक होल्डर को ईमेल, सर्च इंजन, डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग आदि उपकरणों के द्वारा इससे सहभागिता की जाती है। सहभागिता किससे किया जाता है? तो अटैक होल्डर को ईमेल, सर्च इंजन, डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग आदि उपकरणों के द्वारा इससे सहभागिता की जाती है। चलिए देखेंगे आगे। फिर है लेन देन। लेन देन किससे होता है? तो लेन देन ट्रांजैक्शन, इस स्तर पर सहभागिता होने के बाद लेन देन की प्रक्रिया का भुगतान किया जाता है। मतलब सर्वप्रथम सहभागिता होगी, उसके पश्चात लेन देन की प्रक्रिया का भुगतान किया जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अंतिम स्तर पे सारी प्रक्रियाओं को समेकित और व्यक्तिगत किया गया है। यह सेकंड क्वेश्चन के डिटेल्स में लिखा गया है कि सहभागिता किसे कहा जाता है, लेन देन किसे, परिवर्तन, इस टाइप से डिटेल्स में लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो या आगे बढ़ा के आगे वीडियो देख सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार इस मॉडल के स्तरों को क्रम है सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। ये 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी 10 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी मैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। मतलब सामाजिक नेटवर्क के रूप में किसे प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है ग्राफ, बी है ट्री, सी है स्टार और डी है रिंग। तो उसे ए और बी ऑप्शन सही, दोनों को राइट माना गया है। ऑप्शन ए ग्राफ, ऑप्शन बी ट्री। जैसे कि आयोग ने दोनों ऑप्शन सही माना। जैसे स्टूडेंट कोई से ऑप्शन ए माना हो, सिलेक्ट करके लगाए हो राइट आंसर, या बी, तो दोनों ऑप्शन सही माने गए थे आयोग के द्वारा। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। ऑप्शन ए और बी, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विवादित है। जैसे कि मैंने कहा कि दो ऑप्शन राइट माना गया, मतलब विवादित होगा तभी ऑप्शन दोनों को राइट माना है। क्योंकि अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो ये चारों विकल्प सही है, क्योंकि नेटवर्क की सामान्य टोपोलॉजी
के अनुसार ये चारों सही हैं, परंतु सामाजिक नेटवर्क की व्यापकता का सबसे ज़्यादा किस मेन है, सामाजिक नेटवर्क की व्यापकता का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व ग्राफ करता है। व्याख्या, व्यक्तियों अथवा संगठनों को परस्पर जोड़ने वाली संरचना सामाजिक नेटवर्क या सोशल नेटवर्क कहलाती है। एक सामाजिक ढांचा है जिसमें नोड, मिलन बिंदु, व्यक्ति, संगठन होते हैं। ये नोड आपस में एक या अधिक प्रकार के संबंधों से जुड़े होते हैं। एक ग्राफ सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। इसमें ट्री का डिटेल्स दिया हुआ है। ट्री टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरा नोड, दूसरे नोड से तीसरा नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। यही ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। टोपोलॉजी अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा डिटेल्स ट्री टोपोलॉजी में क्या क्या होता है। तो सामाजिक नेटवर्क ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके नोड्स लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नोड्स के बीच की रेखाएं जिन्हें किनारे कहा जाता है उनके बीच सामाजिक कनेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ग्राफ या तो अप्रत्यक्ष या निर्देशित हो सकते हैं, जैसे दोस्ती या किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना। उदाहरण फेसबुक को एक एग्जाम्पल दिया होगा समझाने के लिए कि फेसबुक को एक अप्रत्यक्ष ग्राफ माना जा सकता है क्योंकि दोस्ती दो दिशीय है, दोस्ती दोनों दिशा में होती है फेसबुक पे। जैसे संजय और विजय नारायण दोस्त होने के समान ही विजय नारायण और संजय दोस्त हैं। और ट्विटर को निर्देशित ग्राफ के साथ वर्णित किया जा सकता है, जैसे संजय विजय नारायण के बिना अनुसरण किए विजय का अनुसरण कर सकता है। ये दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ट्री टोपोलॉजी को किस टाइप से समझा जा सके। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये डिटेल से नहीं पढ़ना हो तो आप वीडियो बढ़ा के आगे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है तो कितनी तो 128 बिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है कितने बिट में, तो 128 बिट। तो इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 में एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है और IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं जिसे कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। ये 2 बिंदु कॉलन्स द्वारा अलग किया जाता है। इसकी पहचान है किसकी, IPv6 के 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, उसको कॉलन्स द्वारा अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। 5th क्वेश्चन नंबर है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो उसके ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग, बी ऑप्शन सोशल लक्ष्यीकरण, सी ऑप्शन है सहयोगात्मक प्रकाशन, डी ऑप्शन है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका डिटेल से देख लेते हैं एक बार। डी का है सहयोगात्मक फिल्टरिंग के अनुशंसनात्मक प्रणाली पर आधारित एक तकनीक है। यह कई उपयोगकर्ताओं से उनकी वरीयताओं की जानकारी एकत्र कर स्वचालित भविष्यवाणी करता है। क्या करता है, स्वचालित भविष्यवाणी करता है, ये बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है, माध्यमिक मेमोरी नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट ड्राइव, बी है हार्ड डिस्क, सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी है USB पेन ड्राइव। क्या नाम है, USB पेन ड्राइव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। इसका डिटेल से देख लेते हैं। सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है जो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में जैसे एग्जाम होगी तो वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना कम रहती है, अगर आ भी सकता है। जैसे मेमोरी से क्वेश्चन आया है तो ये इसमें माध्यमिक मेमोरी पूछा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस बना के पूछ सकता है कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी है इस टाइप से। तो मेमोरी से क्वेश्चन आया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, XML का पूरा नाम क्या है।
XML का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है एक सैम्पल मार्कअप लैंग्वेज, बी है एक्सटेंबल मार्कअप लैंग्वेज, सी है एक्स मार्कअप लैंग्वेज, डी है एक्स्ट्रा मॉडर्न लिंक। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलो इसका डिटेल से पढ़ लेते हैं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, इसका संक्षिप्त रूप है माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? XML। और इसका डिटेल अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहलाएगा ये। इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी वाला। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है। क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 300 किलो हर्ट्स, 3 मेगा हर्ट्स, बी है 3 मेगा हर्ट्स से 300 मेगा हर्ट्स, सी है 1 गीगा हर्ट्स से 300 गीगा हर्ट्स, डी ऑप्शन है 300 गीगा हर्ट्स डैश 400 टेरा हर्ट्स। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका कि 1 गीगा हर्ट्स डैश 300 गीगा हर्ट्स। चलिए देख लेते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। देखेंगे ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार माइक्रोवेव में लगभग 1 बिलियन चक्र प्रति सेकंड या क्या है 1 बिलियन चक्र प्रति सेकंड या 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 300 गीगाहर्ट्ज और लगभग 30 सेंटीमीटर 12 इंच या 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं या 12 इंच से 1 मिलीमीटर 0.04 इंच की तरंगदैर्घ्य होती हैं। ये आपको बताया गया है इसके डिटेल्स में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में पूरे यूनिट 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों ये 9th नंबर का क्वेश्चन है। ब्लू फिश एक प्रकार का है, ब्लू फिश एक प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, बी है हैशिंग एल्गोरिथम, डी है डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम या डी असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। ए वाला ऑप्शन है ब्लोफिश एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसे ब्रूस सेनिजर ने 1993 में डिज़ाइन किया था। यह ब्लॉक शिपर है जिसका अर्थ है कि यह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के दौरान एक संदेश को निश्चित लंबाई के ब्लॉक में विभाजित करता है। ये इसकी डिटेल्स है। इसका ऑप्शन सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम हो जाएगा। ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है 2020 में आए हुए क्वेश्चन यूनिट 9 से, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से। चलिए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पुमा क्या है? पुमा के बारे में अपने को बताना है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, प्रोग्राम्ड यूटिलिटी मशीन टू असेंबली। इसका राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ फॉर असेंबली। डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स उसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यह एक औद्योगिक रोबोटिक भुजा है जिसे विक्टर स्किनमैन ने विकसित किया था। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।